हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 12th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ना स्टार्ट किया द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848, यानी रेवोल्यूशंस जो 1830 से 1848 तक हुए। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स जागी जिससे ये रेवोल्यूशंस हुए। तो आज हम पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो हमने एज ऑफ रेवोल्यूशंस की करी थी कि हम पढ़ेंगे अलग अलग रेवोल्यूशंस के बारे में जो 1830 से 1848 के बीच में हुए थे। तो अचानक ये द रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग के बारे में हम क्यों पढ़ने लगे? तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप किया यूरोपियंस में, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाया यूरोपियंस के अंदर। इसीलिए ये जो टॉपिक है इसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सो इसकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो फ्रेंड्स, नेशनलिज्म की डेवलपमेंट सिर्फ वॉर्स या टेरिटरीज के एक्सपैंड होने से नहीं हुई। नेशनलिज्म का मतलब देश के प्रति प्यार, कल्चर के प्रति प्यार, आप तो जानते ही हैं। तो नेशनलिज्म की डेवलपमेंट सिर्फ वॉर्स, लड़ाई लड़ने से या टेरिटरीज के एक्सपेंशन से इससे नहीं हुई, बल्कि कल्चर ने और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स ने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? तो अब हम जानेंगे रोमांटिसिज्म को पढ़ के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें कल्चर की, तो कल्चर जिसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक ये सब शामिल थे, जो शामिल होते हैं। कल्चर इन्हीं सब चीजों से तो बनता है। तो जब हम उस टाइम की यूरोप की बात कर रहे हैं तो कल्चर जिसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक ये सब शामिल था, उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बनाने में यानी शेप करने में और साथ ही इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा मदद की। तो इसको समझने के लिए रोमांटिसिज्म को समझते हैं, जो कि एक आइडियोलॉजी है। तो फ्रेंड्स, रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो एक पर्टिकुलर या खास तरह की नेशनल फीलिंग डेवलप करना चाहता था। रोमांटिसिज्म एक ऐसा क्या था? अ कल्चरल मूवमेंट that developed a particular form of nationalist feeling. Friends, basically romanticism जो आइडियोलॉजी थी ये बोलती थी कल्चर, आर्ट, लिटरेचर इस तरह की चीजों पर फोकस करने के लिए, इनको ग्लोरीफाई करने के लिए, किस लिए? नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने के लिए। तो ये था रोमांटिसिज्म का मतलब। ये एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो एक पर्टिकुलर नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करना चाहता था। फ्रेंड्स, रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स यानी वो आर्टिस्ट और पोएट्स जो रोमांटिसिज्म में बिलीव करते थे, उन्होंने रीजन और साइंस की ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया। यानी लॉजिक बेस्ड जो होती है चीजें, रीजनिंग और साइंस की ग्लोरिफिकेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। बेसिकली फ्रेंड्स, इस टाइम पे काफी इन्वेंशंस हो रही थी, रीजनिंग की बातें हो रही थी, साइंटिफिक इन्वेंशंस, इन पर लोगों का बहुत ध्यान जा रहा था, लोगों का फोकस था। तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे ये लोग कह रहे थे कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, कल्चर इन पर फोकस करना चाहिए, ना कि साइंस या फिर रीजनिंग जैसी चीजों पर, क्योंकि ये जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर ये तमाम चीजें हैं ये ही है जो नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप कर सकती हैं। यानी ये आर्टिस्ट और पोएट्स रीजन और साइंस के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका मानना था कि जहाँ सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, इमोशंस की बात हो, कल्चर की बात हो, वहाँ पर साइंस और रीजनिंग ये आपस में साथ में नहीं रह सकता। सो
उनका मानना ये था, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनका मानना ये था कि कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इन तमाम चीजों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, इन पर फोकस करना चाहिए। किस लिए बताइए? नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए। फ्रेंड्स, ये पोएट्स और आर्टिस्ट इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस करते थे। इमोशंस तो आपको पता है, जो इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं नेशन के लिए, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। इंट्यूशन यानी एबिलिटी टू नो समथिंग यूजिंग फीलिंग्स, और मिस्टिकल फीलिंग्स यानी स्पिरिचुअल पावर्स या क्वालिटीज। तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो रोमांटिसिज्म में बिलीव करते थे, ये इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस करते थे। इनकी कोशिश थी एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग और कॉमन कल्चरल पास्ट को नेशन का बेसिस बनाना, यानी सब लोग खुद को शेयर्ड हेरिटेज और कॉमन कल्चर का पार्ट माने और यही एक नेशन का बेस हो। ये इनकी कोशिश थी। क्या थी कोशिश? कि एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, जो पुराना हेरिटेज होता है एक नेशन का, वो सारे लोग शेयर करें। साथ ही शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग तो हो और एक कॉमन कल्चरल पास्ट भी हो। यही उनको नेशन का बेस दिखता था, यही नेशन का बेसिस बनना चाहिए था रोमांटिक आर्टिस्ट के हिसाब से। यानी वो तमाम चीजें बोलते थे कि भाई आर्ट, कल्चर, इन सभी को हमें अपनाना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ताकि नेशनल सेंटिमेंट्स हम जगा सके लोगों के दिलों में। फ्रेंड्स, रोमांटिक्स जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर को दस वोल्क, जो कि एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है कॉमन पीपल। तो रोमांटिक्स जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर को 10 वोल्क में डिस्कवर किया जा सकता था। 10 वोल्क यानी कॉमन पीपल। तो ये क्या कहते थे हर्डर ने क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर को कॉमन पीपल में डिस्कवर किया जा सकता था। साथ ही फ्रेंड्स, वोक्सगाइस्ट मतलब एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है नेशन। तो नेशन की ट्रू स्पिरिट यानी फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस से पॉपुलर होती थी। फोक यानी ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर, जैसे इंडिया में फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स आपने सुने हैं, देखे हैं ना। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि वोकगाइस्ट यानी नेशन, इसकी ट्रू स्पिरिट फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस से पॉपुलर होती थी। इसलिए फोक कल्चर के इन फॉर्म्स को कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना जरूरी था, ताकि नेशन बिल्डिंग की जा सके, सारे लोग यूनाइट हो सके, एक साथ हो सके, एकजुट हो सके। इसलिए फोक कल्चर के इन फॉर्म्स को कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना जरूरी था। साथ ही फ्रेंड्स, लैंग्वेजेस की बात करें कि कल्चर तो हमने पढ़ लिया कि कल्चर बहुत जरूरी था नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाने में, नेशन बिल्डिंग के लिए। लैंग्वेजेस ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और इसके इम्पोर्टेंस को हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको बताएं तो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस यानी वो लैंग्वेजेस जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है या जिसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप बोलता है, और साथ ही लोकल फोकलोर यानी स्टोरीज, इनको कलेक्ट किया गया। फ्रेंड्स, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस पर एम्फेसिस और लोकल फोकलोर को कलेक्ट करने का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को वापस लाना, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, स्पेशली उन लोगों तक जो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। सो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस और फोकलोर, लोकल फोकलोर, इन पर एम्फेसिस डाला जा रहा था। क्यों? इनको कलेक्ट करने पे, इन पे एम्फेसिस देने में क्यों, बताइए, फोकस डाला जा रहा था? क्योंकि
इनको कलेक्ट करने से, इन पर फोकस करने से ना ही एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को वापस जगाया जा सकता है, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव था मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को, मतलब जो मॉडर्न देशभक्ति का मैसेज था, नेशनलिस्ट फीलिंग्स का मैसेज था, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। ये ऑब्जेक्टिव था वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस और फोकलोर पर फोकस करने का, स्पेशली उन लोगों तक पहुंचाने पर जो इलिटरेट थे। क्योंकि देखिए, जो इलिटरेट थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनको अपनी लोकल भाषा तो बहुत अच्छे से समझ आएगी कि नहीं? तो अगर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस और फोकलोर, जो रीजनल बेस्ड लैंग्वेजेस थी, रीजन की लैंग्वेजेस, रीजन की स्टोरीज, इन पर इसलिए फोकस डाला गया कि जो इलिटरेट थे उनको मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज उन तक पहुंचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पोलैंड के एग्जाम्पल से, जहां पर कल्चर को यूज करके नेशनल फीलिंग्स को डेवलप किया गया, जिंदा रखा गया। तो चलिए पोलैंड का एग्जाम्पल समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पोलैंड जिसका 18th सेंचुरी के एंड में ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने पार्टीशन कर दिया था, उसका तो आपको जिक्र याद ही होगा, जो हमने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ वियना जब हमने पढ़ा था, याद है? उसमें हमने आपको बताया था कि पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था, याद है ना? तो अब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, पहले तो इंडिपेंडेंट था, लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, इसको टुकड़ों में बांट दिया गया। तो अब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, कैरल कुरपिंस्की, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेराज और म्यूजिक से सेलिब्रेट किया। ओपेरा यानी आपने सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा टीवी पे, कई बार इसका जिक्र होता है, कई बार दिखाया जाता है। तो कैरल कुरपिंस्की, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेराज और म्यूजिक से सेलिब्रेट किया। ओपेरा यानी एक फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिक का एक फॉर्म होता है जिसमें सभी या ज्यादातर वर्ड्स को म्यूजिक के साथ गाया जाता है। पोलोनाइज और मजूरका, ये फोक डांसेस के नाम हैं। पोलोनाइज और मजूरका ऐसे फोक डांसेस को नेशनलिस्ट सिंबल्स बना दिया। तो इस तरह से पोलैंड में नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा गया। फ्रेंड्स, इस तरह से कल्चर ने नेशनल फीलिंग्स अराउज करने में, जागरूक करने में एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रेंड्स, कल्चर के साथ साथ लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंट रोल था, जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो नेशनल सेंटिमेंट्स क्रिएट करने में कल्चर और लैंग्वेज दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। कल्चर के बारे में तो हमने अच्छे से समझ लिया, पोलैंड का एग्जाम्पल भी ले लिया। अब लैंग्वेज के रोल के बारे में हमने आपको ये तो बताया कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस पर फोकस करने को कहा जा रहा था, हो रहा था। बट लैंग्वेज के रोल के बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में और डिटेल में बताएंगे। तो चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से दोहराते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि रोमांटिसिज्म क्या है, हमने पढ़ा कल्चर की इम्पोर्टेंस किसके लिए, नेशनल फीलिंग्स को जगाने के लिए। यूरोप में क्या हुआ था, तो कल्चर जिसमें आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक शामिल थे, उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप करने में और एक्सप्रेस करने में बहुत हेल्प की। रोमांटिसिज्म एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जो एक पर्टिकुलर नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करना चाहता था। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स रीजन और साइंस के अगेंस्ट थे। ये पोएट्स और आर्टिस्ट इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस करते थे। रोमांटिक्स जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर को कॉमन पीपल में डिस्कवर किया जा सकता था। नेशन की ट्रू स्पिरिट फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री और फोक डांसेस से पॉपुलर होती थी। फ्रेंड्स, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर एम्फेसिस और लोकल फोकलोर को कलेक्ट करने का मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि
के पुरानी नेशनल फीलिंग्स को, एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को वापस लाएं, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी था, स्पेशली इलिटरेट जो थे उन तक. So, let us revise once again. So friends, art and poetry, stories and music helped in shaping and expressing nationalist feelings. So basically, culture helped in expressing and shaping nationalist feelings. Friends, Romanticism was a cultural movement that developed a particular form of nationalist feeling. Romantic artists and poets criticized reason and science. They focused on emotions, intuition, and mystical feelings. Friends, romantics like German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true culture was to be discovered among common people. Spirit of nation was popularized through folk songs, folk poetry, and folk dances. Along with all these things, emphasis on vernacular languages and collection of local folklore was not only to recover ancient national spirit but also to spread modern nationalist message amongst people, especially to illiterate. और जैसे हमने आपको बताया, लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस पर नेक्स्ट मॉड्यूल में नजर डालेंगे. तो चलिए अब क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस का टाइम है. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस मॉड्यूल.